ठीक है। तो मैट्रिक सीरीज का साइंस का अगला भाग, अगला प्रश्न हम लेके आए हैं सर आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 86। सवाल है बाबू कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनती है। सभी जानते हैं अगर आप एसिड और बेस का अभिक्रिया करा देना तो साल्ट बन जाता है, अर्थात ये लवण तैयार कर जाती है। और आपका सही ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, लवण। अगला प्रश्न, अम्लों का स्वाद कैसा होता है। कौन नहीं जानते हैं बाबू अम्लों का स्वाद कैसा होता है। अम्लों का स्वाद बाबू खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद बोले तो क्षार का जो स्वाद होता है बाबू वो तीखा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ ही गया है कि सर जी भस्म या क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो हम बोलेंगे बउआ तीखा होता है। अगला प्रश्न, संतरा या नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपने पीछे भी ये सवाल पढ़ा है। तो संतरा और नींबू में बाबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, अमाशय, जो हमारा अमाशय है, पेट जो है, पेट बाहर से पेट बोलेंगे और अंदर से अमाशय, यहां पर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम सबों ने पढ़ा यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भैया विटामिन सी को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अब ये सवाल जो है सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से दे दिया। आपको पता होगा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। अगर आप इनका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 और आपको यहां मिलेगा 2p4 2 2 4 2p3। तो इसका जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 3 2 5। और नाइट्रोजन को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाबू चाहिए कितना 8। कोई भी तत्व हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दे तो सबों को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके पास है कितना 5, चाहिए कितना 3। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन ना। तो कितना बंधन बनेगा बउआ, 3 ही ना। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी 3। अगला प्रश्न, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल दे दिया है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, मत बोलो बाबू, ऑप्शन नंबर मार के चल दो। अगला सवाल, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो हम कहेंगे सर केरोसिन में सोडियम तथा पोटेशियम को डुबाकर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। इसके बाद अगर कोई धातु क्रियाशील होती है तो उसका नाम सोडियम है। बहुत जल्द ये क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इसे पानी में या केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। तो आप बोलोगे सर पोटेशियम है सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है। सर अधातु की बात करें, अगर धातु की बात करेगा ना कि कौन सा कमरे के ताप पर, तो आप बोलना पारा सर जी Hg। और यहीं पर कहेगा ना सर अधातु में कौन द्रव के रूप में है सर, तो आप कहना बाबू ब्रोमीन। तो आपसे प्रश्न पूछा है अधातु तो मारना ब्रोमीन, और यदि पूछ दे धातु तो मारना पारा या मरकरी भी लिखा आ सकता है। प्रश्न है सर किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो मैं बोलूंगा सर आप सोडियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी काट सकते हो। अगला प्रश्न है लोहा का प्रमुख एस कौन सा है। लोहा का प्रमुख एस को ऑप्शन देखिए, हेमाटाइट जी है, मैग्नेटाइट जी है, ए और बी जी है। तो आपका ना ऑप्शन होगा सी, ए और बी। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का दोनों लोहे के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है सर धातुओं के ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड आया जैसे ZNO, ये ऑक्साइड जैसे आया बाबू ना ये बन गया आपका क्षार। तो कहलाएगा क्या, क्या कहा जाता है। तो क्षार बोले तो
दोनों ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा सर, आपका सही ऑप्शन होगा बी भस्म। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आप डाल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दाएं रखे गए तत्व को क्या कहते हैं? बाबू आवर्त सारणी को जब तुम देखोगे तो आवर्त सारणी में दो लाइन ऊपर इधर उठा हुआ होगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इधर बीच में 3 से लेके 12 तक का तत्व होगा जो डी ब्लॉक का तत्व है, जिसको आप कहोगे सर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और इसके बाद सर यहाँ ऊपर में 13 से लेके 18 तक का तत्व होगा, जिसको आप कहोगे सर गैस, या इसी को आप गैस या ऐसा ठोस जो अधातु रूप में हो। तो ये हुआ सर अधातु, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा सर? धातु। तो प्रश्न है सर अधातु दाएं आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व को क्या कहते थे? ये हमारा दायां है और ये हमारा क्या है? बायां। दाएं ओर रखे तत्व को हम अधातु कहेंगे और बाएं ओर रखे तत्व को हम धातु कहेंगे। तो आपका सही ऑप्शन होगा दाएं ओर, ऑप्शन नंबर बी अधातु। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट जी है, कोरंडम जी है, ए तथा बी है, ऑप्शन नंबर सी मार्क आना बाबू। अगला प्रश्न, तांबे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कॉपर पाइराइड जी है, कॉपर ग्लास जी है, ए तथा बी दोनों है, जी है, दोनों ही है। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? जो सांद्रण की विधि थी उसमें से आप एक गुरुत्व पृथक्करण विधि पढ़ा था, एक पढ़ा था फेन प्लवन विधि, एक पढ़ा था आपने निक्षालन विधि, एक पढ़ा था आपने निस्तापन विधि, और एक तो आपने सुना था हाथ से चुनना, और एक आपने पढ़ा था चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें चुंबक का 2 बेलन लगा हुआ रोलर लगा हुआ रहता था। तो ये सारी जो विधि थी अयस्कों का सांद्रण करने के लिए था। तो सर प्रश्न ये उठता है कि सर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इनमें से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम बोलेंगे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। आपका सही ऑप्शन होगा सर ऑप्शन नंबर डी फेन प्लवन विधि। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण जिस विधि द्वारा किया जाता उसे कहते हैं सर हॉल हेराल्ड विधि। लेकिन ये चीजें इंटर की है तो आप जान ले सर इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में होता है विद्युत का अपघटन। आपका ऑप्शंस यहाँ मौजूद है विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर हॉल हेराल्ड विधि दे दे तो आप ये भी मान सकते हैं कि सर इसका निष्कर्षण हॉल हेराल्ड विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एंटीमनी क्या है? सर एंटीमनी क्या है? तो आपके आवर्त सारणी में एक धातु है और एक सर अधातु है, और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें धातु के गुण और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 7। इन्हीं धातु और अधातु वाले तत्वों को कहते हैं उपधातु, और इसी में से आपका एक तत्व है बाबू एंटीमनी। तो प्रश्न है एंटीमनी क्या है? आपका आंसर होगा उपधातु। कहेगा उपधातु की संख्या कितनी है? तो बोलना 7। अगला प्रश्न है सर स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील आप ब्लेड को देखे होंगे, ब्लेड जिससे हजामत लोग बनाते हैं, इसको जब आप देखोगे ना बहुत ही पतला होता है, धारदार होता है। ये किससे बना जाता है? इसमें निकिल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। निकिल और क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर सी होगा सर, यह निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 107, फास्फोरस का कौन सा अपरूप सबसे अधिक क्रियाशील है? इसे आप कहेंगे सर श्वेत फास्फोरस, और श्वेत फास्फोरस को कुछ दिन छोड़ देंगे ना तो आप देखे होंगे सादा कलर जो है ना
कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसलिए श्वेत फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। यही सबसे अधिक क्रियाशील, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, पीला फास्फोरस। पारा या मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, हेमाटाइट नहीं, लोहा का है। मैग्नेटाइट नहीं सर, लोहा का है। कोरंडम एल्युमिनियम नहीं होगा सर। सिनेबार जी है, सिनेबार ही इसका क्या है, प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न, कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? मैंने कहा सबसे खतरनाक कौन सा है, श्वेत या पीला फास्फोरस। अब मार देना बाबू सी, श्वेत या पीला फास्फोरस। 110, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल बहुत ही उपयोगी पदार्थ है और बहुत ही मजबूत पदार्थ है। आखिर ये किसका मिश्र धातु है? तो आपका सही ऑप्शन होगा सर ये कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है। इसी कॉपर में जिंक के जगह टीन मिला दे तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा कांस्य। कांस्य जिसको आप कांसा भी कहते हैं, इसी को अंग्रेजी हम क्या कहते हैं सर, ब्रॉन्ज भी कहते हैं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर तथा जिंक का। टीन तथा लेड से सोल्डर बनता है। अगला प्रश्न, ब्राउन्ज या कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो अभी हमने कहा कॉपर तथा टिन को मिला दो तो ब्राउन्ज या क्या तैयार होगा, कांस्य तैयार होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर बहुत ही जल्दी पिघलने वाला मिश्र धातु। आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें तार को रेसने के लिए एक सफेद जैसा होता है, हल्का भी गर्म करो ना तो ये पिघल जाएगा, हल्का भी गर्म करने पर ये पिघल जाएगा। इनका गलनांक बहुत कम होता है और इन्हें बनाया जाता है टीन तथा सीसा से, जिसे लेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही आंसर। ड्यूरालुमिन किसका मिश्र धातु है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया सर ड्यूरालुमिन किसका मिश्र धातु है। यहां आप देखिए क्या लगा, लूमीन। लूमीन मीन किसमें होता है? एल्यूमिनियम में। तो आप मारना ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम में। अगला प्रश्न है, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? सर तांबा का जब निष्कर्षण करेंगे तो इससे बेशेमर भट्टी में डाला जाता है और जब इसको वहां से निकालेंगे ना तो फफोलेदार हमें तांबा प्राप्त होगी, शुद्ध तांबा प्राप्त नहीं होगी। अब शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए इनका हमें करना पड़ता है विद्युत अपघटन। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कहां होता है सर? तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है बउआ, और इसी एनोड पर ना इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना और ऑक्सीकरण होना दोनों ही प्रक्रिया कहां होती है सर? एनोड पर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। अगला प्रश्न होगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहां मुक्त होगी सर? अभी बताया एनोड पर। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? सबसे पहले जानिए सर एक्वारेजिया किसे कहते हैं? सर इसे अम्लराज कहा जाता है, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाएगा? एक्वारेजिया। यहीं पर ऑप्शन दे देता है एक्वारेजिया सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 HCl। बहुत सारे समझते हैं वो अम्लों का राजा, कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल को तो नहीं कहा जाता, H2SO4 को तो नहीं कहा जाता, नहीं, H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, रसायनों का राजा अगर बोले तो आप बोलना सर H2SO4, यदि अम्लों का राजा बोले या अम्लराज बोले तो आप बोलना सर एक्वारेजिया। और इसमें अनुपात कितना होता है HCl का? 3 और HNO3 का 1, 3:1। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही। 118,
लोहा को जिंक से लेपित करने पर, लोहा के ऊपर में यदि आप जिंक का परत पर चढ़ा देते हैं या धातु पेंट चढ़ा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं सर गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे बउआ? गैल्वेनीकरण। और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? सिलिका किसको कहेंगे बाबू? बालू। आपने बालू को देखा होगा, ये जो बालू है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बउआ सिलिका। ठीक है। और ये सिलिका किस रूप में होता है? क्या बालू आवाज करती है? नहीं। क्या इसमें चमक होती है? नहीं। क्या ये विद्युत का सुचालक होता है? नहीं। नहीं तो सर ये धातु नहीं होगा, तब ये क्या होगा? अधातु होगा। आपका सही ऑप्शन होगा बी, अधातु। अगला प्रश्न, लौह स्तंभ जो दिल्ली में मौजूद है आज भी जो का त्यों, ये लौह स्तंभ कितना वर्ष पुराना है? हम कहेंगे सर ये लौह स्तंभ 2000 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, लौह स्तंभ का वजन कितना है? तो हम कहेंगे सर लौह स्तंभ का वजन 6000 किलोग्राम है। हम कहेंगे सर लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो बाबू तुम कहना सर लौह स्तंभ की ऊंचाई ना 8 मीटर है। आपका सही ऑप्शन होगा डी, 8 मीटर। अगला प्रश्न 123 है सर कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों? सर खाद्य पदार्थ आप जो खाना उना रखते हैं उसके कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का नहीं। जस्ता का नहीं, क्यों? टीन का आप चढ़ा लेते हैं बाबू, जस्ता का क्यों नहीं? क्योंकि अगर जस्ता को आप चढ़ाओगे ना तो ये टीन से ज़्यादा क्रियाशील होगा और आपके भोजन में जो तत्व होंगे उससे हो सकता है वह भी क्रिया करके कोई हानिकारक पदार्थ बना दे, जिसका आप खान पान करेंगे तो आपको गंभीर बीमारी भी हो सकता है। इसीलिए टीन का ही लेप चढ़ाया जाता है। तो सर आंसर क्या दोगे? कहेंगे सर जस्ता का जो है ना क्रियाशीलता टीन से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए देखें, जस्ता जो है ना सर टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जस्ता का पेंट हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? सबसे ज्यादा तेज गति से किस चालक पर, किस धातु के चालक पर विद्युत दौड़ सकती? सबों को पता है बाबू, चांदी। अगला प्रश्न है, किस धातु में विद्युत सबसे मंद यानी कि सबसे धीमी गति से रोला की तरह चलेगा? रोला को तो चलता हुआ देखा ही होगा। हम कहेंगे बउआ सीसा में, और सीसा को ही कहते हैं बाबू लेड। ऑप्शन नंबर डी, लेड या सीसा। अगला प्रश्न, सोडियम तथा पोटेशियम किस प्रकार की धातु है सर? तो सोडियम आप देखे होंगे सोडियम को N और पोटेशियम को K, इनके साथ आप OH को भी देखे होंगे NaOH, इनके साथ भी देखे होंगे KOH। ये दोनों क्या होता है सर? क्षार होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय।